है आपका देश का सवाल में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और आज बात होगी देश के गद्दारों की, आज बात होगी आतंकियों के मददगारों की, आज बात यह भी होगी कि घाटी के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन किस तरीके से। आज बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। नौकरी से बर्खास्त कर्मचारियों में एक टीचर और दूसरा फार्मासिस्ट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद ये एक्शन लिया है। साथ ही आतंकवादियों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करके ही दम लेंगे। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर रही हैं जो आतंकवादियों की किसी न किसी तरीके से मदद करते पाए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई खुफिया एजेंसियों से मिले पुख्ता इनपुट के बाद की गई है। सेना ने जम्मू कश्मीर में ऐसे गद्दारों के खिलाफ अभियान चला रखा है जो शेल्टर देते हैं, राह दिखाते हैं और खाना देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादियों के मददगारों जिन पर एक्शन लिया गया या बर्खास्त कर दिया गया, महबूबा मुफ्ती और उमर सरकार को लेटर लिखकर उन्हें बहाल करने की मांग की जा रही है। परिवार की माली हालत का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन शायद ये पार्टियां या वो उन शहीद जवानों को भूल जाती हैं जो देश के लिए अपनी जान गंवा बैठे। उनका भी एक परिवार था जिनकी इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उनकी भी एक पत्नी थी जिनकी आतंकवादियों ने दुर्दम तरीके से हत्या की, उनके भी बच्चे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर जब भी एक्शन लिया जाता है तो सियासी दलों के पेट में दर्द क्यों होता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटी में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा वार हुआ। आतंकियों के मददगारों पर कड़ा प्रहार हुआ। जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों को पनाह देते हैं, सरहद पार से आए आतंकियों की मदद करते हैं, सरकारी पदों पर बैठकर आतंकियों के खैर ख्वाह बने थे, उन पर कार्रवाई का कोड़ा चल गया। आतंकियों की मदद करने के आरोप में जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा के आदेश पर कार्रवाई हुई। नौकरी से बर्खास्त कर्मचारियों में एक शिक्षक, एक फार्मासिस्ट है। प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद एक्शन लिया गया। जिन 2 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का हंटर चला, उन दोनों के सरहद पार के आतंकियों के साथ संबंध थे। इन्हें पाकिस्तान बेस्ड आतंकी समूहों से मदद भी मिल रही थी। बर्खास्त कर्मचारियों में से रहमान नाइक स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट था। वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की मदद करता था। आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था। उसका मुख्य काम टारगेट की पहचान और आतंकी हमलों के लिए तैयारी करना था। वो आतंकियों को भगाने में मदद करता था। रहमान और उसके सहयोगियों को हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। और टेरर लिंक के मजबूत मिलने पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने फौरन एक्शन लिया। अभी बहुत कुछ उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो आज भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज बन करके या दूसरे दायरों में बैठ करके देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को सबक मिलेगा इससे, जो और भी लोग इन्वॉल्व हैं, और इससे निश्चय ही जो गतिविधियां हैं टेरर की उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। संदेश साफ है, घाटी में न आतंकी बचेंगे न आतंकियों के मददगार। आतंक के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और इसी कड़ी में आतंकियों के मदद करने वाले एक टीचर को भी बर्खास्त किया गया है। जहीर अब्बास, जो किश्तवाड़ का रहने वाला है, जो 2012 में सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुआ था, 2020 में उसे आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अब्बास आतंकियों को हथियार, गोला बारूद मुहैया कराता था। आतंकियों को सुरक्षा बलों की पोजीशन की भी जानकारी दे रहा था। जब एजेंसियों को इस बाबत पुख्ता सबूत मिल गया तो कार्रवाई होने में देर नहीं लगी। राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में जो भी शामिल होगा, कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर जरूर होगी। जो लोग सरकारी तंत्र में हैं, सरकार के सिस्टम का हिस्सा होकर जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, जो राष्ट्रद्रोह करते हैं,
उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान कानून में हैं। घाटी में आतंकियों के एक एक मददगार को चिन्हित किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों की पैनी नजर है और तैयारी आतंक के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खबर देखी क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि हम खात्मा करके ही दम लेंगे, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता अगर जम्मू कश्मीर को फिर से अमन चैन के रास्ते पर ले जाना है तो। इसी के साथ देश के सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या आतंकियों के मददगारों को सरकारी नौकरी जो दी गई उसको किसने बांटा, ये पता करना जरूरी नहीं। आखिर किसने बांटी नौकरी, क्या उनके बारे में पूरी जांच ही नहीं की गई। आतंकवादियों के हमदर्दों को नौकरी से बर्खास्त करने पर दो पार्टियां जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, पीडीपी और एनसी, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ये आतंकवादियों की माली हालत, उनकी मजबूरी का अब यहां पर जिक्र कर रहे हैं और नौकरी बहाल करने की बात भी कर रहे हैं। देशद्रोही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या आतंकियों जैसा सलूक होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत होते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे का प्लान क्या है, क्या इस पर हमें अब बात करनी चाहिए। तो ये अहम बातें हैं और अहम चीज़ें हैं जो देश का सवाल के लिए काफ़ी यहाँ पर जिन पर सब कुछ आकर आधारित हो जाता है। आपको एक बड़ी बात बताते हैं, जिन आतंकवादियों के हमदर्दों को सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस टेरर कनेक्शन के लिंक में गिरफ्तार करती है, उनकी वकालत वहाँ के सियासी दल करते हैं। महबूबा मुफ्ती के इस लेटर पर जरा गौर कीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 नवंबर का है, पीडीपी की अध्यक्षा का, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा था। जैसे और आतंक के आरोप में सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए देशद्रोहियों पर विचार करने की मांग की थी। महबूबा ने अपने लेटर में आतंक के आरोप में बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस लेटर को शेयर भी किया। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को उन पीड़ित परिवारों की दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें बिना किसी जांच और निष्पक्ष सुनवाई के आधार पर मनमाने तरीके से सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आशा करती हूँ कि उमर साहब इन पीड़ितों का दुख दर्द दूर करेंगे। तो महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात रख दी। इन चुनाव को लेकर कई तरह की बातें राजनीतिक दल करते हैं, लोगों तक जाते हैं, उनकी भावनाओं को भुनाते हैं और भावनाओं को भुनाकर वोट हासिल करते हैं। यह हर कहीं होता है, किसी एक मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर होता है। लेकिन जब बात कलेक्टिवली पूरे भारत की आती है तब ये मुद्दे किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रह जाते। आतंकवादी जो काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, अगर उन्हें पनाह देने वाले ऐसे छुपे रहे तो वही काम वो आकर दिल्ली में करते हैं या फिर मुंबई में करेंगे या कहीं और करेंगे, देश को घायल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा एक तो सबको होना पड़ेगा। क्यों कुछ लोग खास रास्ता चुनते हैं, दूसरे खास, क्या क्षेत्रीय राजनीति सब पर हावी हो जाती है। अब जीत जसरोटिया प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कपिल सिंह चिप मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, मोहम्मद इमरान काजी साहब मेरे साथ स्पोक्स पर्सन एनसी के तौर पर जुड़ गए हैं, अहमद रियाज मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं, सुशील वकील मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जम्मू से जुड़े हैं और ये सब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से सीधा ताल्लुक, सीधा संबंध रखते हैं। मैं सबसे पहला सवाल, इससे पहले कि किसी पॉलिटिकल डिबेट में फंसूं, मैं चाहता हूं एक रिक्वेस्ट, हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम बहस नहीं करने जा रहे हैं। बहस से कुछ हासिल नहीं होता, केवल ये तय होता है कि कौन कितनी तेजी से अपनी बात रख सकता है। हम चर्चा करते हैं तो पूरा वक्त आपको शुरुआत पे दूंगा। सबके साथ 2 मिनट से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मेजर जनरल जेके बंसल, आतंकवाद के सफाई के लिए कई तरीके की मुहिमें चली और आप जैसे जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने गोलियों के सामने या बुलेट्स के सामने या उन टेंशन वाली कंडीशन के सामने खुद को रखा। एसी कमरे में बैठकर किसी तरह का कमेंट देने से आप लोग पीछे कम से कम रहे और आप लोग फ्रंट पर रहे। क्या आपको लगता है ये जो मुहिम थी ये असर इसीलिए नहीं पैदा कर पाई कि स्लीपर सेल अभी भी कहीं छुपा है, वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी वैसे ही खा पी रहा है और शांत मौजूद है, वो अभी भी इनको शेल्टर देता है? और क्या इन तरीकों से जहां पर ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करके खुफिया जांच, पुलिस की जांच, सारी जांच के बाद जब सब पुख्ता हो रहा है तब बर्खास्त किया जा रहा है, कुछ हासिल होगा इससे?
बहुत कुछ हासिल होगा। राजीव जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी देखिए, आप 9 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक करीब जो है 7-8 जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें से 8 को 9 को हुआ, फिर 20 को हुआ, 18 को हुआ, और कई जो जो टनल पे काम कर रहे थे उनको मारा गया। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि पहले बंद हो गए थे अटैक होने। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनकी वजह से ये काम सब कुछ हो रहा था। और ये कि बहुत ही अच्छा कदम है कि अभी जो 2-3 एक्शन लिए गए हैं, जिसमें कि जो लोग यहाँ जिनके जो रहते हैं पीओके में और उनकी संपत्ति यहाँ पर है, और 7 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं और उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है, बहुत अच्छा कदम है। और जो जो ये 2 टीचर और फार्मासिस्ट, जो एक नोबल प्रोफेशन है, उसके लोग जो हैं वो टेररिस्ट में काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको ये सोचना चाहिए, बल्कि उनका एक एक्सपोजर है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एक हुर्रियत के नेता हैं फारूक, उन्होंने भी कहा है। तो ये बहुत एक है। तीसरा ये है कि कुछ ऐसा भी जो मटेरियल मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जिसमें कि कुछ बरगलाया जा रहा है वहां पर के लोगों को, जो इसलिए बरगलाया जा रहा है कि आप जो वायलेंट पाइए और एक वहां पे हालात खराब करिए, तो उस तरह की भी, तो इन पर जो ये शिकंजा कसा गया है, ये कसा जा रहा है, तभी जा करके एक प्रहार होगा आतंकवाद के ऊपर में, और तभी आतंकवाद बिल्कुल जड़ से मिट जाएगा। अब तक यहाँ पर स्लीपर सेल या अपने घर के अंदर में ही जब तक ये विभीषण और जो इस तरह के लोग रहेंगे, ये तो ये काम कभी हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, और इसमें सबको सामने आकर के पॉलिटिक्स को छोड़ करके और इसका सहयोग देना चाहिए। जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अब इससे जो शांति होगी और जम्मू एंड कश्मीर में एक समृद्धि होगी, डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा, तो इसमें पॉलिटिक्स आड़े आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो इस तरह के वक्तव्य कोई भी देता है पॉलिटिशियन या अपने पॉलिटिक्स के लिए, उल्टा एक्सपोज होता है कि हाँ, वो भी इस ऐसे लोगों का समर्थन करता है। जी राजीव। चलिए, आपने अपनी बात यहाँ सामने रख दी। आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और जम्मू कश्मीर जिसका नाम है, जो अमन चैन की ज़मीन है, वहाँ पर अमन चैन ही हमेशा के लिए रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके के लोग अगर शांति के साथ रह रहे हैं चुपचाप, और मौका आने पर वो ऐसा काम करते हैं जिससे एक बहुत बड़ा गहरी खाई पैदा होती है, या लोगों की मौत होती है, मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं, वो कम से कम बचेंगे ज़रूर। मैं अभिजीत जसरोटिया आपका रुख करना चाहूँगा, आपसे भी वही सवाल। मुहिम तो बहुत चलाई, लेकिन शायद मेरे ख्याल से असर नहीं लगा। क्या ऐसे ही OGW स्लीपर सेल इसमें कहीं ज़्यादा जिम्मेदार थे? क्या आपने देर नहीं कर दी उन लोगों पर जिनको आपने उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना लिया था, जिस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत उस सोसाइटी में, जम्मू कश्मीर में जाकर लोगों तक इस यकीन को, इस विश्वास को पहुंचाना था कि नहीं, हालात बदले जा सकते हैं और बदले जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर ये लोग पनाह लिए हुए थे, तो अब तक क्या आपने अपना ऑपरेशन रिवर्स गियर के साथ शुरू किया, या फिर जो आप देख रहे हैं वो इसी वक्त पर होना आपको ठीक लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं ये मातृभूमि तुझे मैं कुछ और भी दूं। यही कुछ जज्बे हैं हमारी भारतीय फौज के, हमारी सेना के और हमारे बेल्ट फोर्सेस के, कि वो जब अपने देश के लिए अपनी जान भी देते हैं तो वो भी समझते हैं कि शायद मेरे पास अगर 2-4 और जाने होती तो इसी मातृभूमि के ऊपर से मैं निछावर कर देता। और आज इस समय पर मैं जरूर कैप्टन बत्रा के उन वर्ड्स को रिपीट करना चाहूंगा जिन्होंने कहा था, यहाँ तो तिरंगा लहराऊंगा या फिर इसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। जब इस जज्बे के साथ हम लोग अपने देश की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों के लिए जो मांगती हैं कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, इनके साथ दया दिखानी चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं देश के खिलाफ काम करती है। और रही बात जो आप बोलते हैं, जिस तरह से यहाँ पर अगर खासकर अगर आप देखें 5 अगस्त 2019 के बाद जो डिक्लाइन आया टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में, उसके अंदर सारी ये चीजें कि जब चारों तरफ से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है, तभी आज अगर आप देखें तो 70% का डिक्लाइन है टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में। और यही नहीं, पत्थर युग खत्म हो गया, पत्थरबाजी अब होती नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको अभी भी इनके साथ सहानुभूतियां, वैसी पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप समझ सकते हैं कि इनके बारे में क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन जो OGWs, मुझे लगता है जो OGW होता है ये उस टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है जो पाकिस्तान से या पार से यहाँ पर जब आता है और उसको जिस तरह की उसकी ब्रेन वॉशिंग करके भेजते हैं, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी ही मातृभूमि में मेरे ही देश की तनख्वाह लेकर, मेरे ही देश का अन्न खाकर जब मेरे ही देश के खिलाफ इनके मदद करते हैं, ये उनसे बड़े गुनाहगार हैं। तो इनके साथ वैसे डील करना चाहिए जैसा डील किया जा रहा है, क्योंकि ये जो 30-40 साल का यहाँ पर उपद्रव फैला हुआ है, इसके अंदर सबसे बड़ा अगर कसूर है तो इन्हीं OGWs का है।
और उनसे पूछिए जिन लोगों के परिवार के अंदर ये क्षति पहुंची है, और उनसे पूछिए जो 1.5 लाख कब्रें आज कश्मीर के अंदर हैं, जिसका कसूरवार कौन है। वो ऐसे ही कुछ नेता हैं जो कहीं ना कहीं इनके सिंपैथाइजर्स होते हैं। अगर आपने पूरे टेररिज्म मॉड्यूल को खत्म करना है तो सबसे पहले ये ओजीडब्ल्यूज को दर पकड़ने की बड़ी जरूरी है, और इसके लिए कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के सभी कानूनों को देखते हुए, उसके मापदंडों को तय कर इन लोगों को जो है सबसे पहले सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि एक बात आप समझ सकते हो, और जो सामने है उससे लड़ाई की जा सकती है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप में इनकी मदद कर रहा है, आप सोचिए ना उस तक कैसे पहुंचता है। ठीक है। यहाँ पर तो पिछले दिनों बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने कह दिया कि इनको आप जिंदा पकड़िए, तो उनसे जरा पूछिएगा जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे तो कितने आपने जिंदा पकड़े थे, और किसके अंदर जरा है कि जो वहां से अपनी यहाँ पर जान की बाजी पर यहाँ पर पहुंचा होगा, उसे जिंदा पकड़ने के लिए ठीक कौन है। आगे हो रहा है, आपका कौन सा नेता है जो पकड़ेगा, जरा ये तो बता दे। ठीक है अभिजीत जी, आपने अपनी बात रख दी, और आपकी बात का क्रक्स ये है, जो सामने है उसे तो देखा जा सकता है, लेकिन जो छिपा हुआ है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ये लोग उन छिपे हुए लोगों में से हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी कुछ और दी गई थी, और जिनके बारे में जो निकला वो ऐसा निकला जिसके बाद इसके अलावा कोई कदम नहीं बचता था। कपिल सिंह छिप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत है कपिल भाई आपका भी। कपिल भाई, आपको भी लगता है कि क्या जो कुछ हो रहा है वो अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही उठाए जा रहे हैं? और जैसा कि अभी अभिजीत जसरोटिया ने कहा, ये ओजीडब्ल्यूज या स्लीपर सेल का वो हिस्सा है जो सामने भी नहीं है, छिप कर रहते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं, जो असल में कत्लेआम को अंजाम देते हैं। इनको पकड़ना और इनको अंजाम पर पहुंचाना जरूरी है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? 2 मिनट आपके, आप शुरू होते हैं। आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवाद में मुलव्विस है उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, चाहे कोई भी उनका मददगार हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मौके पे बेल्ट फोर्सेस जो समझती हैं वो अपनी कार्रवाई करते भी हैं। और हम समझते हैं कि हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने अपना खून पसीना देकर जम्मू कश्मीर की हिफाजत की है, इस देश की हिफाजत की है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उनकी शहादत को नमन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे दलों के ऊपर कटाक्ष करती है तो उसका स्टैंड अलग होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही एक आतंकवादी घूमता हुआ पाया जाता है और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर निकलता है, फिर भारतीय जनता पार्टी मौन और चुप्पी साध लेती है। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे पीडीपी के साथ जब इनकी कोalition गवर्नमेंट थी, उनका बयान था कि उनको अगर पता होता कि बुरहान वानी को मारने के बाद इतना बवाल हो जाएगा तो वो बुरहान वानी को नहीं मारते। और पठानकोट में जिस आईएसआई को, जिस पाकिस्तान को हम हमेशा कोसते रहते हैं कि पाकिस्तान ही जो वो जगह है यहां पे आतंकवाद पनपता है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, और जब पठानकोट में हमला हुआ आईएसआई को बुलाकर, जो कि आतंकवाद की जननी है, उस एजेंसी को बुलाकर हम वहां पे जांच करवाते हैं। और हम क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कितनी संजीदा है आतंकवाद के लिए। और पिछले कई सालों से हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी ये इनपुट्स दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद में बढ़ोतरी हो सकती है। तब भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी। और पिछले कुछ महीनों में, इस साल में, जम्मू के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट में से 8 डिस्ट्रिक्ट में 18 जवान शहीद हुए, 14 सिविलियन मारे गए और 13 आतंकवादी भी मारे गए। और जम्मू रीजन जो कि एक पीसफुल रीजन था 2014 से पहले से लेकर, वहां पे आज आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जो कि 2010 से पहले जम्मू से जिस आतंकवाद को फाइट आउट कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका था, और जम्मू रीजन में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? आज तो आतंकवाद बड़ा है ना, जम्मू एक बार फिर से आतंकवाद का गढ़ बन गया। ठीक है, आगे भी चर्चा में आपको लाएंगे सर, आगे भी चर्चा में आपको लाएंगे। आपने अपना पॉइंट रखा कि जो हालात हुई उस पर, लेकिन जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है, इस पर अभी आप जवाब नहीं दे पाए। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आप जवाब मैंने बोला, हाँ, स्टैंड वो आपने बता दिया, वो आपने स्टैंड बता दिया, जितना भी कड़ा हो वो बढ़िया है। मैं आज के उसको लेना चाहता था, खैर कोई बात नहीं, आप आगे भी अभी चर्चा में हम हैं। मैं मोहम्मद इमरान काजी मेरे साथ एनसी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़े हुए हैं। इमरान भाई,
जो कुछ भी अभी हो रहा है, मैं सवाल बदलूंगा नहीं क्योंकि सबके लिए एक जैसा सवाल रहे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी चीज़ें। स्लीपर सेल या OGWs की बात होती रहती है और अभी बीजेपी के जसरोटिया साहब ने कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं और असल डिफरेंस यही पैदा करते हैं, इन्हीं के चलते शेल्टर हो जाती है, इन्हीं के चलते वो लोग अटैक कर जाते हैं। तो इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कुछ और थी, कर कुछ और रहे थे। आपका इस पर कोई एतराज़ है तो वो भी बताएं और आपको क्या लगता है ठीक हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कहीं पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेररिज्म का कोई दीन धर्म नहीं होता, इसकी कोई जात पात नहीं होती। बाकी रही बात, ये जो आज हो रहा है ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है, या अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 5 साल से 6 साल से कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, बाहर टेररिस्ट है या एक्सपल्शन ऑफ द एम्प्लॉइज जो इसके साथ लिंक है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, हमारा कंसर्न ये है कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद हैं या जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर जेलों में कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग बंद हैं विदाउट एनी सीरियस एलिगेशन, और जिनको अभी तक अपना मौकूफ रखने का मौका भी नहीं दिया गया, उन सबको एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात रखे, कानूनी तौर अपनी बात रखे। जिसपे एलिगेशन प्रूव होते हैं उसको सजा मिले, जिसपे कोई एलिगेशन नहीं होते हैं वो मुफ्त में जेलों में बंद क्यों है। एक दूसरी चीज जो हम क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉइज को जो अभी तक पिछले आज ये जो 2 एम्प्लॉइज एक्सपेल हुए, ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले साल देखिए सीरीज ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो बाहर कर दिए गए एलजी शासन ने गवर्नमेंट सर्विसेज से। इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या ये लोग डायरेक्टली लिंक थे इन सब चीजों में, या ये पिछले 20 साल से या पिछले 30 साल से अपनी जिंदगी एक अच्छे नागरिक की तरह बिता रहे थे और वो जो इनके ऊपर कोई 30 साल पहले था उसकी वजह से आज इनको एक्सपेंशन की जाती है। इस चीज को देखने की जरूरत है। हम इस चीज से, अगर आप इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इससे आप ये ना सोचे कि आप टेररिज्म को खत्म करने जा रहे हैं, आप एक हेटमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं बीच में। इस चीज को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी चीज बोली। आपने ये बोला कि हम यहाँ पे आर्गुमेंट करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे डिबेट करने के लिए हैं। हमें डिबेट ये करनी चाहिए क्या इन चीजों के नेगेटिव इंपल्सेस तो नहीं होंगे सोसाइटी में। अब मुझे एक चीज बताइए, राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद कहती है कि 2023 में ये खुद रिपोर्ट सबमिट करती है कि 761 टेरर अटैक्स हुए हैं 2019 से लेके 2023 तक। मुझे ये बताइए 2019 के बाद से यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है कोई 370 नहीं है। जिस 370 को एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये फैला रही है, ये परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि यहाँ पे जो टेररिज्म है वो 370 की वजह से था। मैं अभी इमरान भाई लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ और भी मेहमान हैं, आपको मैं ज्यादा टाइम दे चुका हूं और मुझे लगता है आपके पास बोलने के लिए भी काफी वक्त है। अभी आगे एक बार और आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन जो कुछ भी अभी हुआ उस पर एक जवाब अभिजीत जसरोटिया दे रहे थे कि टेररिज्म में कमी जबरदस्त आई है, 70% दे रहे थे। मैं आगे सबसे बात करूंगा। अहमद अयाज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील वकील भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इमरान भाई आ रहा हूं, केवल आपकी ही बात होती जाएगी ना, आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, जरूर बोलने के लिए मौका दूंगा। अहमद अयाज का रुख कर लेता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अहमद अयाज साहब, जो ये एक मुहिम है जिसमें आइडेंटिफाई करना, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस का हेल्प लेना, आर्मी इंटेलिजेंस का हेल्प लेना या फिर और दूसरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद लेकर एक पूरा डॉजियर तैयार करके फिर ये पिन पॉइंट करना कि कौन लोग वो हैं जो इस OGW या स्लीपर सेल की तरह वर्क कर रहे हैं। हालांकि वो सामने उनका चेहरा, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते लोग, इस तरीके का है, बाकी कुछ और अंदर कुछ। क्या ये चीजें सही हो रही हैं? क्या ये वक्त पे हो रही हैं या ये पहले होनी चाहिए थी?
मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हो रहा है, दिस इज ए रेगुलर प्रोसेस। जब से यहाँ 90 से ये सिचुएशन पैदा हो गई, आई थिंक दिस इज ए रेगुलर प्रोसेस। और इसमें इन बिटवीन शायद कहीं कहीं कोई उतार चढ़ाव चेंजेस आई होंगी पॉलिसीज में या सिक्योरिटी के कमबैक में, जहां तक सिचुएशन का ताल्लुक है। लेकिन ओवरऑल में यही देखा गया कि जो भी आज तक कार्रवाइयाँ रही वो कमबैक जो रहा सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रहा, उसमें कभी भी कोई रिलैक्सेशन नहीं रही है। उसमें बड़ी एग्रेसिवली एक्शंस हुए हैं, एग्रेसिवली उसका कमबैक हो चुका है। और अब जब जो वाक़ात पेश आ रहे हैं, जैसे हमने देखा कुछ वक्त से कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जो बहुत ही आइसोलेटेड भी अगर मानेंगे, लेकिन बहुत ही सीरियस नेचर के, और जिन्होंने काफ़ी डैमेज किया। अगर हम ले लेंगे कोकरनाग से लेकर अनंतनाग से लेकर और फिर श्रीनगर में या रिवाइव इसका उस लिहाज से हो गया, तो अगर देखेंगे तो ये एक सीरियस किस्म की सिचुएशन है। तो उसमें तो ये मैं कहूँगा कि दिस कुड बी ए फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ जो भी एजेंसीज है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस कहिए या इंटेलिजेंस कहिए, या ये कहिए कि लोगों के इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा है अनलेस अहमद एयाज साहब, क्योंकि आप एनालिस्ट के तौर पर बात रख रहे हैं और बेहतर बात रख रहे हैं, मेरा ये सवाल है कि नॉर्मली स्लीपर सेल जो हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित है, उनको मैं अभी अलग करता हूं। ये वो लोग हैं जिन पर गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी हुई थी, ये गवर्नमेंट का हिस्सा थे, और फिर ये OGWS स्लीपर सेल के तौर पर आइडेंटिफाई होते हैं। ये एक्शन इनके खिलाफ कितना सही है, कितना वाजिब है, और क्या ये जो पिछले कई साल से चल रहा है, इसका लगातार चलते रहना क्या क्लीनलीनेस लाएगा, छान के रख देगा, सही लोग काम में रहेंगे, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे? ये प्रोसेस आप क्या सही मानते हैं? नहीं, जो इस वक्त जो ऐसा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा। देखिए, बेसिकली इट्स प्योरली the work of the security forces and the intelligence agencies to see what exactly is who is actually the culprit or who is actually really जिसको हमने डील करने की जरूरत है। लेकिन इन द प्रोसेस इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से इनोसेंट्स भी फंस जाते हैं। लेकिन जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो एक सही प्रोसेस है। द बेस्ट वुड बी टू टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, कि जहां आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा मामला सामने आ रहा है, टू सी अराउंड कि क्या सिचुएशन ऐसे क्यों बिगड़ रही है। मान लीजिए अभी हमारे यहाँ रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हो गए, तो उसके साथ साथ हमने देखा कुछ बढ़ाव भी हो गया मिलिटेंसी में। तो व्हाट इट हैपन, हाउ इट हैपन, कहीं ये तो नहीं था कि लोगों का जो आना जाना रहा असेंबली के इलेक्शंस के दौरान, कहीं असेंबलीज हुई, तो उसके चलते कोई एक ऑप्शन सा मिली लोगों को मूवमेंट करने का, तो फिर नहीं तो तब तक अगेन अगर वो भी बात मानी जाए, तो अगेन इट्स सिक्योरिटी एजेंसीज, अगेन इट्स द इंटेलिजेंस एजेंसीज, आई मस्ट से वेरी blindly that could be considered to be a failure of the security agencies to see that, or the intelligence agencies to see that how do they see it, कि how do they कितना आसान होता है ऐसे लोगों को वक्त पर आइडेंटिफाई कर पाना कि वो ऐसे कामों में मुलव्विस हैं, शामिल हैं, और उनको सही समय पर रोका जाना चाहिए। शायद कई सारे सबूत होंगे जो अदालत तक ले जाने होंगे, इसलिए टाइम प्रोसेस लंबा है। खैर, मैं सुशील वकील साहब को लाना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऐड करना चाहूंगा उसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा, रियली उसमें इनोसेंट्स भी आ जाते हैं, और उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है उसको एक टाइम बाउंड करना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा कि अभी भी पीएसए के अंदर बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं, कल को वो इनोसेंट भी हो सकते हैं। सेम यही बात इमरान काजी साहब ने भी कही है, सेम यही बात। इसीलिए मैं इसको डिस्कशन कह रहा हूं, इसको डिबेट, लड़ाई झगड़ा, बहस नहीं कह रहा हूं। कम से कम लोगों तक चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ पहुंचे। सुशील वकील भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुशील वकील, एक सवाल अब क्लियरली इसी से जुड़ा ही हुआ, यही मैं क्योंकि बदलूंगा नहीं मैं सवाल को, क्या ये स्लीपर सेल या OGW जिन पर अब ये एक्शन लिया जा रहा है, पिछले कई दिनों से लिया जा रहा है, और अब थोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि अब इसमें तेजी लाएंगे, और ऐसे लोगों को जिन पर गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों के बारे में सोचे, वो अगर टेररिस्ट को शेल्टर दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मान लीजिए कोई शख्स है जो आपका जानकार है, किसी का भी जानकार है, वो किसी ऐसे की मदद करता है जो कुछ लोगों का मर्डर कर देता है,
तो मर्डर करने वाला ही क्या केवल जिम्मेदार माना जाएगा, या ये मदद करने वाला भी उसी में बुक होना चाहिए? और क्या यही पॉलिसी यहाँ पर दिख रही है आपको? डिटेल से बताएं। देखिए राजीव जी, ये आज नई बात नहीं है। अगर आप 1990 से ले ले, जब कश्मीर में यह आतंकवाद शुरू हो गया, शायद इमरान साहब को भी और अपना या एजाज साहब को भी पे पता होगा, पहले 2-3 साल में जम्मू कश्मीर का जो प्रीमियम में ये मेडिकल इंस्टीट्यूट होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सोरा, वहाँ के जो ये डॉक्टर वगैरह थे, उनमें भी कुछ स्लीपर सेल का काम करते थे। यहाँ तक कि वहाँ पर एम्यूनिशन का, ऑपरेशन थिएटर में एम्यूनिशन का डंप बनाया गया था। जेके बैंक के एम्प्लॉयज़ वो उनके साथ मिले हुए थे, और भी बाकी लोग मिले हुए थे। उन दिनों भी, अगर मेरे को लग रहा है, अगर उन दिनों ऐसे ऑपरेशन क्या होता, स्ट्रिक्टली क्या होता, आज 35 साल तक मिलिटेंसी चलती नहीं। लेकिन क्या कारण था कि उन दिनों जो सरकार थी, चाहे सेंटर में थी या स्टेट में थी, वो वीक सरकार थे, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कश्मीर अफेयर्स में। वो कारण है कि आज तक मिलिटेंसी इतनी बढ़ गई कि कश्मीरी लोगों को भी, कि वो भी हमारे भाई है, उनको अपनी ज़िंदगी देनी पड़ी, और हज़ारों फौजी हमारे शहीद हो गए। आज जो कश्मीर के हालात है, बड़ा कश्मीर आबादी की ओर जा रहा है, पीस चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लोग खुश है। अब क्या चीज़ है, लोगों का कोई रास नहीं आ रहा। अब लीजिए महबूबा जी का जो आपने स्टेटमेंट या लेटर की बात कर दी, महबूबा जी इलेक्शन के दौरान भी ये उछालती गई, और उन्होंने उसके पहले भी ये चीज़ें रखे थे कि जो अपने मिलिटेंट्स जो मारे गए, उनके जो परिवार है, उनको यह दिया जाए, दिया जाए, उनका मंथली रिलीफ दिया जाए। या जो लेटेस्ट लेटर उन्होंने लिखी है कि जो एम्प्लॉयज को निकाला गया, उनको ये दोबारा से बहाल किया जाए। आप देखिए, अगर वही महबूब लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता तो महबूबा जी इलेक्शन में जीत पाती। क्यों लोगों ने उसका ये वोट नहीं दिया, उसकी पार्टी को वोट नहीं दिया कि उनको कुछ ही मेंबर, चंद 2 से डिजिट में ही मेंबर उनके आगे है। ये दिखाता है कश्मीरी लोग जो है, अब ये जो मिलिटेंट्स है उसे पनप गए हैं। आज देख लीजिए जो एक्शन हो रहा है, इसमें भी थोड़ा लेट हो रहा है कि जम्मू में जो देख लीजिए जितने भी 4-5 बड़े वर्ष एक्सीडेंट हो गए, बड़े भयानक डरावने एक्सीडेंट हुए, जिसमें एक जगह बस पे अटैक किया गया, 7 लोग मारे गए, कठुआ में हो गया या बाकी जगहों पे हो गया, वो तब तक पॉसिबल ही नहीं था जब तक जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जब तक वो उनको पूरी तरह मैसेज नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं ये जो टेररिज्म जम्मू रीजन में बढ़ा है, और जो बाकी जगह कंट्रोल करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी पनपता रहा, उसके पीछे OGWs या स्लीपर सेल जिम्मेदार थे, और अब उन पर आप लोग अगर कार्रवाई तेज कर रहे हैं, क्या ये नहीं मानते कि लेट हो गई, पहले ये होनी चाहिए थी, इसके जरिए बाकी टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता था? बिल्कुल लेट हो गई। और दूसरा चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट ने आज कहा कि ये जो एक्शन ले रहे हैं जो ओवरबोर्ड के यंग वर्कर्स है, ये भी एक तो हो गया पेपर्स पे हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जब भी देश में कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपोजिशन पार्टीज है वो सामने आती है। अब दर्जे अगर ओवरबोर्ड जैसे ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त कह रहे हैं इस डिबेट में, देखो जी बेगुनाह इसमें सजे जाते हैं। आप दर्जे 2 के खिलाफ खाली एक्शन होगी। अगर सरकार को ऐसा कोई इरादा होता है कि लोगों का अनेस्टली इसमें इन्वॉल्व करना है, क्या वो 50 को नहीं निकाल सकते थे, 100 को नहीं निकाल कर सकते थे? जी आप नहीं, आपने भी पॉइंट सही यहाँ पर रखा। अगर सरकार को यही करना होता तो 2 ही क्यों 50 किए जा सकते थे, एक लंबी नफरी बता के की जा सकती थी कि ये इसमें शामिल है। खैर आपने पॉइंट अच्छा रखा और समय आपको मैं दे चुका हूं। अब आगे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि टेररिस्ट और उनके हमदर्दों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है। जम्मू जोन के ADGP आनंद जैन ने यह चेतावनी भी दी कि राष्ट्र विरोधी इरादे रखने वाले या आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने ही होंगे। आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार हो गया है। आतंकियों की कब्र खोदने के लिए ऑपरेशन लॉन्च हो गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ ही उन लोगों की भी पहचान होने लगी जो आतंकियों की मदद करते थे, आतंकियों को अपने घर में पनाह देते, पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों की मदद करते थे।
पिछले 4 दिन में सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। 12 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया है। आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो ओवरग्राउंड वर्कर सोशल मीडिया के जरिए सरहद पार के आतंकियों के संपर्क में थे, घुसपैठ में आतंकियों की मदद करते थे, लेकिन सुरक्षा बल और जांच एजेंसी इन पर नजर बनाए हुई थी। इनकी हर गतिविधि पर नजर थी और जब पुख्ता सबूत मिल गए तो जवानों ने आतंकियों के मददगारों को दबोच लिया। होगा विगत दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू जोन में हुई है, उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो OGW सपोर्ट बेस है उसके खिलाफ सभी ज़िलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफ़ी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी। एक और आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है तो दूसरी ओर आतंकियों की जड़ पर भी चोट हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई। ये सभी आतंकवादी POK में छिपे हैं। POK में बैठकर आतंकी साजिश रचते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाश आतंकियों की है, तलाश आतंकियों के मददगारों की है और उन्हें मटियामेट करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों को खुली छूट देने का ऐलान किया है। हमारा पड़ोसी निरंतर कोशिशें कर रहा है सद्भाव बिगाड़ने, लेकिन मैं जानता हूं सेना के बहादुर जवानों को, अपने पुलिस और CAPF के जवानों को, उनको पूरी आजादी दी गई है। आतंकवाद के फन को कुचल कर खत्म किया जाएगा। ये LG का संदेश साफ है, घाटी में ना आतंकी बचेंगे ना ही आतंकियों के मददगार। हर आतंकी की कब्र खुदेगी और आतंक के पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फोर्सेस ने तो कड़ा रुख अपना लिया है। कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे सारी जानकारी मुहैया करनी है अपने लिए और कैसे इन लोगों को आखिरी चेतावनी देनी है। मेरे साथ सभी मेरे गेस्ट खास मेहमान जुड़े हुए हैं। JK बंसल साहब, महबूबा मुफ्ती लेटर लिख चुकी हैं मुख्यमंत्री CM उमर अब्दुल्ला को और उनसे उन्होंने इनके परिवारों की हालत, उनकी परेशानियों का भी जिक्र किया है, जो लोग जेलों में बंद हैं इस तरीके के चार्जेस पर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि OGWs और स्लीपर सेल को लेकर अब तक हमने या हमारे भारत ने चलता है का रवैया बहुत ज्यादा अपनाया है, जिससे ये पनपते रहे हैं, अंदर रहे हैं और फिर अब जब ये एक्शन हो रहा है तो ये बहस का एक मुद्दा बन गए? देखिए, ये बहस का मुद्दा बन गया है, पहले से भी ये थे, लेकिन जब ये देखा गया कि एक बार टेररिस्ट का सफाया हो गया और दोबारा वो रिसरफेस हुए हैं, पहले जब हमारी यहाँ पर फौजें थी और वो फौजों को मूव करना पड़ा ईस्टर्न लद्दाख में, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये सक्रिय हो गए और क्योंकि कश्मीर के में काफ़ी अच्छा जो ग्रिड बना हुआ है हमारी फौज का, तो इन्होंने जम्मू की तरफ रुख किया और फिर ये दिखने लगा, 1-2 केस ऐसे हुए हैं कि जब टेररिस्ट वो आए और उन्होंने जो लोकल लोगों से, किसी ने खाना मांगा, किसी ने कुछ किया, तो वो आइडेंटिफाई होने लगे कि यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर है। तब तक कुछ पता चल नहीं रहा था। अब ये जो पता चल रहा है ये बहुत अच्छा है, हो जाएगा। और एक बात मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, जो 30,000 विलेज डिफेंस गार्ड हैं, जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं वो वहीं से लोकल लोग होते हैं, उनको सब पता होता है, तो उनको अब जो SLR दे दिया गया है, उनको एक्टिव कर दिया गया है, 4,000 रुपये की तनख्वाह भी दी गई है। और आपने देखा होगा कि पिछली बार 2 जो विलेज गार्ड थे उनको मार दिया गया। यानी मैं ये इशारा समझूं कि विलेज डिफेंस गार्ड और ये जो पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी है, ये ऐसी पहचानों को अब उजागर कर रही है जिसके बाद एक्शन हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि नहीं तो ये लोग छुपे रहते थे, इनकी कौन पहचान करेगा, किस तरह से तो पहचान आनी चाहिए। अब देखिए जो है ये बैठे हुए POK के साथ में और POK में और काम कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह के बयान देना जो इतने बड़े नेता के लिए, उनका तो काम ही यही है, उल्टा पुल्टा करना। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि जी 370 हट जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, अच्छा काम कर रही है। और बिल्कुल देखिए, ये जो एक सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट की एजेंसियां वही हैं
जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हुई हैं, तो गवर्नमेंट ने जो एक के पीछे खड़ी हुई है और फ्री हैंड दिया है, तो ये अभी टेररिस्ट को नस्ते नाबूद करके मैं सवाल आगे पूछूंगा कि मजबूत सरकार का असर क्या ऐसे कदम का इशारा होता है या कुछ और। अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जसरोटिया, क्या आपको लगता है कि नौकरी से जो बर्खास्तगी हो रही है वही काफी है, या आपको ये लगता है कि मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर इल्जाम इनके ऊपर जनरल हैं, सामान्य हैं, तब तो माफीनामा लेके भी काम किया जा सकता है, लेकिन अगर गंभीर हैं तो बर्खास्तगी क्यों? लोगों की जानें गई होंगी एक शेल्टर देने, सपोर्ट करने के चलते, तो फिर मुकदमा क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपने देश के कानून के ऊपर विश्वास हो या ना हो, लेकिन एक आम इंसान का इस देश के कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। तभी आज भी अगर दो शख्स आपस में लड़ाई करते हैं तो कहते हैं I'll see you in court। हर एक इंसान को इस कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा। और मेरे भारत देश का जो कानून है, इसकी तो आप खूबसूरती भी देखिए, हर चीज देखिए कि वो जो अजमल कसाब जो पाकिस्तान से यहाँ पर, अगर अभी या थोड़े दिन पहले 26/11 का वो दिन था, वो मनहूस दिन के जब मेरे लोगों की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उस समय कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, वो जो अपने हाथ पे यहाँ पर मोली बांध कर आया हुआ था, उसको भी मौका दिया गया यहाँ पर। तो मुझे लगता है जब इस तरह की बात करते हैं तो अपने ही देश के कानून के ऊपर आप कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा के रख देते हैं। जिसको भी धरा गया होगा पूरे कानून के तहत, और जो कुछ भी उसके खिलाफ सबूत होंगे उनको पेश कर किया गया, क्योंकि ये सीरियस एलिगेशन है, कोई आम बात तो है नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर कानून के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, जिसके चलते चलते जम्मू कश्मीर में आज 1.5 लाख लोग कब्रों में दफन है या शमशानों में पहुंच गए। क्योंकि 30 साल तक आप देखिए, जो सबसे बड़े कश्मीर और कश्मीरी, खासकर कश्मीरी हिंदुओं के जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं, जिसमें बीटा कराटे, यासीन मलिक और शबीर शाह जैसे लोग आते हैं, जिसे किसी ने नेल्सन मंडेला और किसी ने गांधी की उपाधि दी थी, वो लोग आज आपको तीनों कहाँ नजर आएंगे? तीनों के तीनों सलाखों के पीछे, जबकि 30 साल तक इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने और इन्हीं के प्रधानमंत्रियों ने उन्हें अपनी कुर्सी के पीछे छुपा कर रखा था। अब वो किस तरह से धरेंगे? क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। इनमें से एक तो वो थे जिन्हें हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी अपने पास सुबह बुलाकर तो नाश्ता करवाया करते थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से कानून के साथ खेला जाता था हर एक चीज का, तभी तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई। अगर उसी समय से कानून को पूरी तरह से, या एजेंसियों को, जिस तरह से हमारे कह रहे थे कि एजेंसियों को अपना पूरा काम करने दिया होता तो सिचुएशन यहाँ तक पहुंचती नहीं। ठीक है। कपिल सिंह चिब, अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं एजेंसियों को अगर आपने काम करने दिया होता जब आपकी सरकार सेंटर में थी, तो आज ये करने की जरूरत नहीं आती, शायद ये काम पहले हो गया होता। एजेंसियों ने अगर पहले काम नहीं किया होता तो 2014 आते आते लगभग आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका था। वो कैसे हो जाता? और 1996 में जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, तब राजीव गांधी जी ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि वहां पे फौज लगानी चाहिए, फौज की जरूरत है। मतलब वीपी सिंह जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया कि छुटपुट आतंकवादी घटनाएं हैं, वहां पे फौज के हवाले करने की जरूरत कोई नहीं है जम्मू कश्मीर। झूठ बोल रहे हैं, के बाद नहीं बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आपका ये रिकॉर्ड बीजेपी आपको देखना चाहिए, आपको पढ़ के आना चाहिए कृपया। हमें भी पता है, आप बता दीजिए ऐसे कि पार्लियामेंट में ऐसे हो गया। आप एक बार देखिए, पार्लियामेंट में ऐसा हो गया। ये मत कहिए कि बीजेपी ने कहा वहां पार्लियामेंट की, क्या आप कह रहे हैं हिंदू को वहां से भगा दिया आपने, और तब भी आप कहोगे कि वहां पर वही मैं कह रहा हूँ। किसे भगाए? जो पाकिस्तान से जो लोग आ गए उनको किसने वहां पर सहारा दिया? कश्मीरी लोगों ने सहारा दिया, पड़ोसी का भगा दिया। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर बन के काम कर रहे हो आप। जब टिकलाल चबूतरी जी को शहीद किया गया, एडवांस कश्मीर में आ गए, कश्मीर से डिमांड की कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल बन के यहाँ पे डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं। I belong to Kashmir. I know the pain of Kashmiri Hindus. And you are talking here. आप ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाइए ना। Don't say this thing. I am a journalist. I belong to Kashmir. I have spent my childhood there. अरे आपको पता नहीं है हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। पहले हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ के आइए आप। No, it is the बात कीजिए मेरे से। wrong forces of Congress. गवर्नर जगदेव थे यहाँ पे। That will वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी। प्लीज बोलिए। ठीक है ना? आप अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स क्लियर करके आइए
और हाँ प्लीज बोलिए जसरोटिया जी, 10 सेकंड जसरोटिया जी, 10 सेकंड। देखिए, अगर हमारे वकील साहब ने अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को आईना दिखाया तो उनके पेट में कितना दर्द हुआ आप समझ सकते हैं ना, कि कितना पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसके प्रवक्ता वहां पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको पता होगा ख्वाजा कंट्रोल करते हैं, तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके प्रवक्ता बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। मैं खुद चाहता हूं कि मैं चौराहे पर ना रहूं, मैं कभी अपनी चर्चा को इस तरीके से जी मैं समझ गया। मैं मोहम्मद इमरान काजी को लाना चाहूंगा, फिर सुशील वकील आपको भी उतना ही वक्त दूंगा क्योंकि आप इंटरवीन कर चुके हैं पहले। मोहम्मद इमरान काजी, आपको लगता है ये चीजें रुक जाएंगी? आपको लगता है कि ये जो स्लीपर सेल का मुद्दा उठाया गया है ये शायद वाकई एड्रेस किया जाना चाहिए? क्योंकि जो छुपा हुआ होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, फिर वो चाहे जहां हो, जिस हिस्से में हो। मेरी बारी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आ जाऊंगा, आपके पास भी आ जाऊंगा। एक मिनट नहीं, पहले मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए ना। इन्होंने एक मिनट, मैंने दोनों को रखा। ठीक है, अच्छा आप कंप्लीट कीजिए। आप एक मिनट मैं ठीक है। मैंने जो बात की थी वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की थी। अगर किसी को परेशानी है तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग ऑन रिकॉर्ड वहां पे निकाल सकता है और वो देख सकता है। आगे 1996 में इंसर्जेंसी हुई, रिकंसिलिएशन हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, और हर साल हजारों की तादाद में आतंकवादी मारे जाते थे। वो एजेंसीज को फ्री हैंड दे रखा था उस वक्त की सरकारों ने, तभी आतंकवादी मारे हजारों की तादाद में मारे गए। क्या जेके बंसल साहब, क्या ऐसा हुआ है क्या? एक साल नहीं हुआ ऐसा। देखिए, जो जवान जो हैं, जवान ने किसी आतंकवादी को गोली मारी, उसको जो बंद कर दिया गया था तो उनके ऊपर एक्शन होता था। बहुत घबराहट में थे, कोई अपने आप पे रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो ये कब की बात कर रहे हैं मेजर जनरल जेके बंसल आप? देखिए, इसके तो रिकॉर्ड पे है। जो एक गाड़ी जा रही थी, जवान नहीं, आपने कहा जवानों को गोली चलाते हुए इस बात का डर लगता था कि एक्शन हो जाएगा उनके ऊपर। ये किस दौर की बात कर रहे हैं? उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर एक्शन किया गया। ये किस दौर की बात है? तो सबके अंदर में बह था, पहली बार था। फौजी अफसर के ऊपर एक्शन तब हुआ जब चीजें रिकॉर्ड पर हैं, उनको देखा जा सकता है। भारतीय जनता ठीक है, चीजें रिकॉर्ड पर हैं, इन्हें देखा जा सकता है। खैर मैं चाहता नहीं था कि ये चीजें बहस की तरफ जाएं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, लेकिन एक बात तय है, जो सामने है उससे घबराना कभी नहीं चाहिए। जैसे हमारे सारे गेस्ट आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन जो छिपा हुआ पीछे से बात करके चला जाता है या जो सामने आकर जवाब देने का मौका नहीं देता है, सुनता नहीं, उससे बचने की जरूरत है। और ये बात हर कहीं लागू होती है। जो कुछ भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, बेहतरी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर बेहतर हो, ये मेरी सोच भी है और जाहिर तौर पर आप सबकी भी सोच होगी। आप सब ने बहुत कीमती वक्त निकाला, मुझे वक्त दिया, मेरे पास समय कम था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप सब मेरे साथ जुड़े इस खास मुद्दे पर, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब इस यूनियन टेरिटरी में कोशिशें की जा रही है कि उन लोगों को चुन चुन कर निकाला जाए जो छुपे हुए हैं और असल खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शेल्टर उन्हें देते हैं जो आगे बढ़कर लोगों की हत्या करते हैं। ये हमेशा छुपे रह जाते हैं, एक बार फिर से किसी हमले को अंजाम देने के लिए, उन आतंकवादियों को सहारा देने के लिए। और ये कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है इन्हें पकड़ने के लिए। फिलहाल देश का सवाल में इतना ही। नमस्कार।